आज बच्चों हम लोग देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। यानी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समानांतर और समदूरस्थ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज है। अब चार्ज दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो याद रखिएगा, जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा बच्चों, उसके ठीक विपरीत दिशा में निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। जैसे आपको कह दिया कि प्रोटॉन ले लिया और इलेक्ट्रॉन ले लिया। प्रोटॉन आपका धन आवेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित हो गया। तो प्रोटॉन के ऊपर जिस दिशा में बल लगेगा, और अगर उसी दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, तो ठीक उसके विपरीत दिशा में फोर्स कार्य करेगा। अब यह फोर्स कितना होगा, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, इसको कैलकुलेट किसने किया, तो लॉरेंज साहब ने किया, और उन्हीं के नाम पे इनका लॉरेंज बल लगा है। क्या हो गया, लॉरेंज बल हो गया। क्या हो गया, लॉरेंज बल आया नाम। इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको मैंने पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया कि या तो क्रॉस से दिखाएंगे या तो डॉट से दिखाएंगे। क्रॉस से दिखा रहे हैं तो वह कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। अगर मैं उसको डॉट से दिखा रहा हूं तो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और चार्ज जो है वो मूव करेगा वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। किसके निकालेंगे, उसके वेग की दिशा की हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हम लोग लेंगे। अब तीसरा, उसके ऊपर फोर्स कौन लगेगा, तो दोनों के तल के लंबवत लगेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के भी और वेग के भी। ठीक है, तो वहीं से आपका सूत्र निकलेगा। इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज करते हैं, और वह सूत्र होता है, बाएं हाथ आप अपनी अंगुली ऐसे इस प्रकार फैलाइए कि चुंबक, ये आपकी तर्जनी जो है, और ये मध्यमा है, और ये आपका अंगूठा है। तो ये आपकी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, और ये बीच वाली उंगली जिसको मध्यमा बोला जाता है, यह आवेशित कण की वेग की दिशा को निरूपित करेगी। जबकि अंगूठा खोलिएगा, वो जिस दिशा में जाए, ठीक है, फोर्स का दिशा वही होगा, और यह फोर्स इन दोनों के लंबवत होगा। यहां पे मैंने एक कोई चार्ज लिया, सपोज कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्यू चार्ज है बच्चों। अब वाई एक्सिस ले रहे हैं, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और इस पर ये कोई आवेशित कण है जो भी वेग से क्या हो रहा है, गतिमान है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, वो जेड डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। ये आपका फोर्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे। अब ये जो फोर्स आया, यानी ये एंगल भी 90 का है, ठीक है, और ये एंगल भी 90 का होगा, और ये एंगल भी 90 का होगा। ठीक है, और जो फोर्स आएगा, लॉरेंज बल आएगा। लॉरेंज बल ने क्या कहा, लॉरेंज ने क्या कहा कि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और उस बल को ही हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। अब ये बल आएगा क्या बच्चों, जो फोर्स आया उसको हम लोग लिखते हैं किससे हैं, क्यू भी बी से। क्यू भी बी से किससे लिखेंगे, F इक्वल टू
क्यू भी बी से। व्यापकता में अगर लेंगे, ठीक है, तो ये साइन 90 डिग्री हो जाता है। किस है? साइन 90 डिग्री। अगर सपोज कर लीजिए ऐसे है, ये तो इसके लिए हो गया। फोर्स का मात्रक आपका क्या हो गया? न्यूटन हो गया। अगर कोई लड़का कह रहा है कि सर जी ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, ये आपका चार्ज है और ये चार्ज चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर v वेग से जा रहा है। किस एंगल पे? थीटा कोण पे। और ये q चार्ज है, तो ये तो आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका z एक्सिस होगा। हमने क्या कहा है कि सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग देखेंगे कि आवेशित कण का वेग क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत y एक्सिस आएगा और y एक्सिस पर इस वेग का घटक लेंगे। तो अगर ये x एक्सिस है और ये तो z हो गया। x एक्सिस पे लेते तो v cos थीटा होता और y एक्सिस पे लेंगे इसका घटक। अगर सपोज करिए वेग का बच्चों हम घटक अगर ले रहे हैं तो इस पे तो v sin थीटा आ जाएगा, यही तो होगा। अब हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? यहां से व्यापक सूत्र क्या हो जाएगा? F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। ये फोर्स का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसका वेक्टर रूप पूछेगा तो F इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर रूप क्यू भी क्रॉस बी। ये इसका सदिश रूप भी परीक्षाओं में पूछता है बच्चों। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि कब फोर्स मैक्सिमम होगा, कब फोर्स मिनिमम होगा, या किसी कोण पे एंट्री करा देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि उस आवेशित कण पर बल कितना होगा। अच्छा देखिए यहां पे ये अगर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन देखिए। अगर आप सपोज करें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये क्रॉस चिन्ह बना हुआ है तो आपको तुरंत मालूम हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है? कागज के लंबवत अंदर की ओर हो गया। मैंने क्या कहा है कि अपने बाएं हाथ को लीजिए और ये दोनों उंगलियां तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दीजिए। अब ये हो गया, ठीक है। अगर कोई हमने प्लस चार्ज ले लिया, यही क्यू चार्ज है प्लस, और इसका मोशन इधर हो रहा है, मोशन किधर हो रहा है? इस साइड में हो रहा है। तो यहां पे तर्जनी किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को। तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है बच्चे? लंबवत अंदर की ओर कागज तल के। तो अंदर की तरफ ये हो गया। अब जो प्लस चार्ज है वो किधर जा रहा है? इस साइड में। तो ये दिशा हमारी मध्यमा हो गई। अंगूठा को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड। ये फोर्स का डायरेक्शन हुआ। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी अगर ये चार्ज मेरा निगेटिव हो जाए तो यहाँ पे तो फोर्स क्या हो जाएगा? ठीक अपोजिट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स होगा, निगेटिव चार्ज पे उसके ठीक विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब मैक्सिमम फोर्स कब होगा और मिनिमम फोर्स कब होगा? कब यह आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करे और उस पर कब बल कार्य नहीं करेगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो आराम से आप बना सकते हैं। अब देखो अगर ये चार्ट F मैक्स के लिए, अभी आप सूत्र पढ़े हैं कि F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो चार्ज की परिमाण तो बदलेगा नहीं, वेग बदल नहीं रहा है, बी भी नहीं बदल रहा है, बस हम उसको एंगल चेंज कर रहे हैं भाई। तो यहां से देखेंगे तो F अनुक्रमानुपात है साइन थीटा के होगा और साइन की अधिकतम वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री के लिए। कितना होता है? 1 होता है 90 डिग्री के लिए।
1 होगा आपका 90 डिग्री के लिए। तो यहां से मैक्सिमम जब करेंगे तो इसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करना पड़ेगा। कब इस पर आवेशित कण पर बल मैक्सिमम लगेगा? तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा। यानी अगर लंबवत प्रवेश कर रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर प्रवेश कर रहा है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो एफ मैक्स क्या हो जाएगा क्यू वी बी, ये आपका हो जाएगा। अगर मीन की बात करें, मीन की बात करें यानी न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब 0। 0 कब होगा? जब साइन थीटा का मान यानी थीटा की वैल्यू 0। 0 कब होगा? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल प्रवेश करे। जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में हमारा ये वेग जा रहा है, कण जा रहा है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, कोई भी आवेशित कण है उसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो जाए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। थीटा 0 हो गया तो साइन की वैल्यू क्या हो गई 0। अब देखिए भाई, अगर इस सूत्र में आप पुनः रखते हैं तो एफ मिनिमम आपका क्या आ जाएगा, एफ मिन क्या हो जाएगा क्यू वी बी इंटू 0, अर्थात एफ मिन क्या हो जाएगा 0। इसी के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में आप किसी कोण पर प्रवेश कराएंगे तो उस वही बल कार्य करेगा, इन्हीं दोनों के बीच में फोर्स रोटेट करेगा। एक क्वेश्चन और बना के देगा कि कोई आवेशित कण है, याद रखिएगा, कह देगा कि कोई आवेशित कण है और पूछेगा कि बताइए कि अगर ये आवेशित कण है बच्चों और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपका कण है, आवेशित कण है प्लस क्यू या माइनस क्यू, और ये स्थिर है। क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का बहुविकल्पी में आ सकता है या ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है, पूछेगा क्या बताइए कि अगर ये स्थिर आवेश है तो इस पर बल कितना लगेगा। तो वेग अगर 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा 0। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेशित कण स्थिर है तो उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में कार्य करता है। F बराबर क्यू ई हो जाता है। लेकिन चुंबकीय में, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण है अगर वो गति नहीं कर रहा है, कोई भी आवेशित कण है और वो गति नहीं कर रहा है तो उस पे फोर्स 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आप टॉपिक को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम इसमें कि अगर कोई आवेशित कण है तो उसका गमन पथ कैसा होगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रही है, जैसे यहाँ पे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करिए पहला हम लोग ले रहे हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस बना है तो क्लियर हो गया कि ये कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब ये कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब ये मान लीजिए कि इसका मोशन जो है वो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, यानी यहाँ पे इसका मोशन भी जो है वो अंदर के ही ओर है, अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश कर रहा है। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, यानी भी और बी एक दूसरे के क्या है पैरेलल हो गए, ठीक है। यानी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रवेश कर रहा है या समानांतर प्रवेश कर रहा है। तो समानांतर या अनुदिश प्रवेश करेगा बच्चों तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू अगर आपका 0 हो गया तो साइन 0 हो गया, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, अर्थात ये F का मान 0।
यानी आवेशित कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात वह जिस मार्ग से जा रहा है वह उसी मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा, अर्थात वह एक सरल रेखा में ही गति करेगा। जब उसके ऊपर कोई बल ही नहीं कार्य कर रहा है तो वह जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में गति करता हुआ चला जाएगा। अर्थात इस स्थिति में आवेशित कण का पथ कैसा होगा? पथ जो होगा एक सरल रेखा होगी, याद रखिएगा। अब दूसरी चीज, दूसरा बात मैं कह रहा हूं, सेकेंड में अगर कह रहा हूं बच्चों कि अगर आवेशित कण जो है, यही सेकेंड वाली मैं बात कर रहा हूं, ये तो आपका कैसा हो गया? अनुदिश प्रवेश किया। अब मैं सेकेंड ले रहा हूं कि अगर भी जो है वो परपेंडिकुलर हो बी के, यानी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, ऐसे, ठीक है। तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के जब लंबवत प्रवेश करेगा बच्चों तो होगा क्या? अब उसके ऊपर बल कार्य करने लगेगा, बल कार्य करेगा तो बल ऊपर की तरफ हो गया, अर्थात ये आवेशित कण है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? परपेंडिकुलर, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो आवेशित कण जो है, यानी जो ये Q चार्ज है, इसका मोशन इधर हो गया, मोशन इधर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर है तो फोर्स किधर हो गया? ऊपर की ओर, जेड डायरेक्शन, ये आपका फोर्स हो गया। यानी यहां से देखिए इस फोर्स की वैल्यू कितनी आई, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। तो F इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, यानी F इक्वल टू क्यू वी बी हो गया। इतना फोर्स इसके ऊपर कार्य कर रहा है। प्रत्येक स्थिति में ये फोर्स इतना ही कार्य करेगा, ठीक है, जिसके कारण इसका पाथ जो हो जाएगा सर्कुलर हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। इसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। ऐसे गति करेगा तो इसके ऊपर फोर्स, ठीक है, यहां पे आ गया। जहां पे आप लेंगे इसकी चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु बस इसके वेग का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इस तरह से कण जो होगा वो कैसे गति करने लगेगा बच्चों? वृत्ताकार पथ में गति करने लगेगा। आप लोग जानते हो कि अगर कोई भी कण आवेशित हो, बिना आवेशित हो, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसको वृत्तीय पथ पर बने रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ेगी। और यह आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन उपलब्ध कराएगा बच्चों? यही हमारा लॉरेंज बल ही हमको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कराएगा। अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना हो? r हो गया। कितना हो गया बच्चों? r। तो यहां से देखिए, और ये चार्ज जो भी आप चार्ज लिए हैं, तो चार्ज है तो उसका मास होगा। मैंने इस चार्ज का मास m ले लिया। कितना ले लिया? m ले लिया। और ये v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, यानी इसका परिमाण कितना है? v है। अगर चाल की मैं बात कर रहा हूं तो यहां से आपका लॉरेंज बल किसके बराबर हो जाएगा? लॉरेंज बल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? तो अभिकेंद्र बल के। यहां पे तो अभिकेंद्र बल होता है mv²/r, और लॉरेंज बल यहाँ पे क्या आया? F इक्वल टू QVB। ये आ गया बच्चों। एक भी से एक भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एक भी से एक भी आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी QB इक्वल टू mv/r हो गया। अगर आप चाहें तो इस, अगर आवेश आपको मालूम रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको मालूम ही है, साथ में आपका मास दिया रहेगा कि चार्ज है तो उसका मास कितना होगा, वेग आपको दिया रहेगा, तो क्या ये
इसकी सर्किल का रेडियस कितना होगा, नहीं निकल जाएगा। R इक्वल टू आपका आ जाएगा R इक्वल टू mv बाई क्यूबी। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अगर रेडियस निकल गया, ठीक है, अगर संवेग पूछेगा तो mv बराबर p हो जाएगा। अगर इसको हम लोग R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यूबी, ये भी तो लिख सकते हैं। p को क्या कहते हैं, संवेग, ठीक है। अच्छा देखिए, पूरे इस गति के दौरान क्या इसकी चाल बदल रही है? अगर चाल बदल नहीं रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम रखना चाहें v के स्थान पे तो वैल्यूज और कैसे निकल जाएगा उसको देखिए। क्योंकि चाल नहीं बदल रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यानी इसको अगर v इक्वल टू लिखेंगे तो 2k बाई m हो जाएगा। अब v का मान क्या है, यहां पे लाके नहीं रख सकते हैं तो रेडियस निकल जाएगा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 2k बाई m अपान क्यूबी हो जाएगा। m को अंदर लेके जाएंगे तो m स्क्वायर होगा, जो भी कर्ण के बाहर रहता है कर्ण के अंदर जाएंगे तो कर्ण का घात जितना रहेगा मेरे बच्चे उतना ही घात इस राशि के ऊपर भी लग जाएगा। अर्थात ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, अंडर रूट, आपको समझाने के लिए 2km का स्क्वायर बाई m बटे में क्यूबी। अब m से m क्या हो गया, कट गया, यानी r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2m के बाई क्यूबी, ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। क्या है, गतिज ऊर्जा है। अगर हम आवेशित कण को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर दें, इसको अगर हम v वोल्ट के विभवांतर से क्या कर दें, त्वरित करें, तो उस स्थिति में हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसको देख लीजिए। यदि आवेशित कण को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है तो k इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा। कैपिटल V बनाइएगा, ठीक है। कैपिटल V विभवांतर को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके स्थान पे हम तो आराम से लिख सकते हैं भाई, लिखेंगे तो r इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m क्यू v बटे में क्यू v लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका सूत्र बन सकता है। एक चीज और चाहें तो q को हटा भी सकते हैं। अगर आप q को इसको अंदर आप लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, तो एक q बच जाएगा, ठीक है। या क्यूबी का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर इसको चेंज करें बच्चों तो हमारा सूत्र और क्या बन सकता है, r इक्वल टू अंडर रूट 2mv बटे में क्यूबी का स्क्वायर, ये भी हमारा सूत्र। और इस सूत्र से हम लोग आराम से रेडियस निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे आपको सवाल दिया जाए कि किसी आवेशित कण को इतने विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है तो बताइए कि वह अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी। या ऑप्शनल में पूछेगा पाथ कैसा हो गया, वृत्ताकार। याद रखिएगा कब वृत्ताकार पाथ होगा बच्चों, जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, ठीक है।
और यहीं पे कौन रहा, मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां परवलयाकार हो जाता था। कैसा हो जाता था? परवलयाकार। यहाँ पे कैसा हो जा रहा है? वृत्ताकार हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में क्या करना है? रखना है। अब देखिए, अब ये पूछे वेग चाल दिया हुआ है, ठीक है, और पूछे कि इसका एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो, कितने समय में वो अपना एक चक्कर क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। अगर इसी में सवाल बना दिया क्वेश्चन कि बताइए कि वह एक चक्कर में कितना समय लेगा, अगर आपसे पूछ रहा है कि एक चक्कर में वह कितना समय लेगा, तो लगा समय एक चक्कर में, यानी एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहते हैं बच्चों। यानी t इक्वल टू एक चक्कर में चली गई दूरी, समय बराबर दूरी बटे में 4। समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे में 4। तो दूरी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई r, और चाल क्या है? v है। और 2 पाई r, r के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं भाई? जो सूत्र आपके पास आया है, कोई भी सूत्र आप यूज कर सकते हो, आराम से अगर लिख सकते हो। तो एक आर का सूत्र आया है r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये भी तो आया है, ये भी तो सूत्र आया है। अब आसानी के साथ आप लिख सकते हैं एम वी बाई क्यू बी बटे में भी, भी से भी आपका कैंसिल आउट हो गया, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई एम बटे में क्यू बी। इस तरह से एक आवर्तकाल में लगा समय आप निकाल सकते हो सेकेंड में। आवृत्ति अगर पूछे तो n बराबर 1/t होता है। क्या पूछ रहा है? आवृत्ति पूछ रहा है, तो n बराबर 1/t हो जाएगा, यानी ये सूत्र हो जाएगा qb बटे में 2 पाई। तो इस तरह से ये वाला। अब देखो तीसरा कंडीशन, एक में तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर लिया, एक समानांतर, समानांतर प्रवेश किया तो उस पर कोई बल कार्य नहीं किया, तो वो क्या हो गया? एकदम सीधे निकल गया, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए वो क्या हो गया? सीधे निकल गया। उसका पाथ एक सरल रेखा हुआ। बट जब वो लंबवत प्रवेश किया बच्चों, तो उसका पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया। तो उस पाथ का रेडियस निकाले, और रेडियस आया r इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी आया। और आराम से देखते हैं तीसरा, न तो वो क्षेत्र के समानांतर प्रवेश कर रहा है और न तो लंबवत प्रवेश कर रहा है, वह किसी कोण पे प्रवेश कर रहा है, ठीक है। यानी आप अगर देखें तो उसकी कंडीशन क्या हो गई? ये वाली, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आपकी हो गई, और ये आपकी y एक्सिस हो गई, और ये तो फोर्स के लिए z एक्सिस है, ये है, ठीक है। अब देखो ये थीटा कोण पे प्रवेश किया, इसकी गति थीटा कोण पे हो रही है, ठीक है। न तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत y एक्सिस में जा रहा है और न तो x एक्सिस में जा रहा है, ये जा रहा है क्या? दोनों से भिन्न, किसी कोण थीटा पे। तो इसके वेग को दो घटकों में हम लोग क्या कर लेते हैं? वियोजित कर लें। एक घटक आपका क्या हो जाएगा? v sin थीटा, ठीक, और एक घटक हो जाएगा आपका v cos थीटा। दो घटक में इसको वियोजित किया, तो v cos थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? समानांतर, ठीक है। और v sin थीटा क्या है बच्चों? ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत। अब इन दोनों के परिणामी से, यानी इसके और इसके v cos थीटा और v sin थीटा के परिणामी से जो इसका पाथ होगा, किसका? चार्ज का, चार्ज के गति का जो पाथ होगा वो कुंडलनीकार हो जाएगा, हेलिक्स नुमा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हेलिक्स नुमा हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग आप देखते हो, या कहा जाए कि सर्प जो है अपना
लपेट के बैठता है तो उसको हम लोग कहते हैं कुंडलिनीकार। ठीक है, तो इसका जो पाथ होगा वो उसको बोला जाएगा कुंडलिनीकार। ऐसे ऐसे ये कुंडलिनी कार हो जाएगा। और इस कुंडली का जो अक्ष होगा, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में होगा। किसके? चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में होगा। तो ये जो कुंडली बनी बच्चों, इस कुंडलिनी कार का रेडियस कितना होगा? तो R इक्वल टू हो जाएगा एम भी परपेंडिकुलर बटे में क्यू बी। अब एम भी परपेंडिकुलर के स्थान पर क्या लिख लेंगे? V साइन थीटा। तो R इक्वल टू एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी। यहां से फटाक से जो भी कुंडलिनीकार हुआ उसका हम लोग क्या कर लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे। इसी से कुंडलिनी का रेडियस। अब एक क्वेश्चन और देता है, पथ का पिच। पथ का पिच, पथ का पिच ये क्या होता है भाई? पथ का पिच अर्थात एक कुंडलिनी जब एक चक्कर पूरा कर रहा है आवेशित कण, तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा, वही कहलाता है पथ का पिच। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में हमको चलना है? क्षैतिज दिशा में। और वो दिशा किधर होगी? क्षैतिज, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेशित कण का वेग क्या हो जाएगा? v cos थीटा। अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा? कंडीशन लगाएंगे, पथ का पिच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? v cos थीटा इंटू टी। ये इस सूत्र की सहायता से आप आराम से निकाल सकते हैं। या और इसको निकालना है तो v cos थीटा इंटू, अब पथ का पिच अगर आप देखेंगे तो यहां से t का मान निकालना पड़ेगा। तो t की वैल्यू एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। समय आप निकाल लेंगे तो फटाक से सूत्र आपका बन जाएगा। तो इस तरह से ये तीन चीजें रहेंगी। तो हम लोग देखते हैं कि कोई आवेशित कण है बच्चों, और आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहां पर मैग्नेट का भी उपस्थिति है और इलेक्ट्रिक की भी उपस्थित है। दोनों क्षेत्र हैं और दोनों क्षेत्रों में आवेशित कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब हमने Q चार्ज ले लिया और यह जो चार्ज Q है, ठीक है, ये v वेग से गति कर रहा है। किसके वेग से? v वेग से। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को v से नोट कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को E से नोट कर लिया। ठीक है, और ये जो है वेग आपका, वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में क्या कर रहा है? गति हो रही है। ठीक है, अब देखिए इस आवेशित कण पर वैद्युत बल कितना लगेगा? वैद्युत बल कितना लगेगा भाई? वैद्युत बल कितना आपका लगेगा? तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। इक्वेशन 1 हो जाएगा, यानी ये वैद्युत बल आपका हो गया। अब इस पे चुंबकीय बल ले लें और यह चुंबकीय बल कितना हो जाएगा? तो इसको F1 आपने नोट कर लिया। अब इसको F2 ले लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल होता है Q V क्रॉस B। हो जाएगा। ये तो उस आवेशित कण के ऊपर चुंबकीय बल लगा और ये वैद्युत बल लगा। अर्थात उस आवेशित कण पर कुल कितना बल लगा? तो नेट बल। नेट बल अगर आप निकालोगे तो F नेट कितना हो जाएगा? दोनों बलों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब दोनों बलों को जोड़ेंगे तो अगर इसको आप अगर व्यापकता रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q V B साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री है। मैंने कहा ना कि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है।
तो यहाँ पे आपका हो गया क्यू भी बी भी, ये वैल्यूज निकल गया। या नहीं तो इसको रहने ही दीजिए, अगर यहीं पे सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं तो चलिए। अब देखिए लास्ट में भी वही काम करना पड़ेगा। अब F2 निकल गया, F1 निकल गया, तो वैल्यूज आप रखेंगे तो QE आप प्लस आपका हो गया Q V क्रॉस B। अब देखिए अगर आवेशित कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जा रहा है, ठीक है, उस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जा रहा है, इसका अर्थ है कि उस कण पर लगने वाला नेट बल क्या है? 0। यदि कण सीधे निकल रहा है, अगर सीधे निकल रहा है बच्चों तो आपकी कंडीशन क्या हो गई? F नेट इक्वल टू 0। F नेट इक्वल टू क्या हो गया? 0। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि QE आप प्लस Q V क्रॉस B की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? Q हट गया तो E प्लस V क्रॉस B इक्वल टू 0। अगर हम इसको माड के रूप में ले लें तो लिख सकते हैं माड V क्रॉस B इक्वल टू माड E। भाई माइनस ले जाएंगे तो माइनस होगा, माड लेगा तो माड में तो केवल प्लस की ही वैल्यू रहेगा। अब इसको लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा ना VB साइन 90 डिग्री हो गया, जो मैं वहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इक्वल टू E हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो VB इक्वल टू E, अर्थात वेग आपको कभी भी निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे? E बाई V कर देंगे, तुरंत आपका वेग निकल जाएगा।